हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में लेके आपके स्टेरवे, ग्रामर और स्टोरी की जो बुक्स दोनों चल रही हैं, उन्हीं में से स्टोरी बुक जो स्टेरवे है उसी के एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो कि है प्रेमचंद जी के द्वारा राइट की गई है, द सीक्रेट ऑफ कल्चर, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जी। तो द सीक्रेट ऑफ कल्चर की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले एक ही चीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो बिना देरी के लेट अस स्टार्ट। ये पूरी कहानी बेसिस है दो व्यक्तियों के ऊपर, और तीसरे व्यक्ति हैं मुंशी प्रेमचंद जी। वो जो दो व्यक्ति हैं वो हैं एक राय रतन किशोर जी, जो कि उनके पेशे से, ऑक्यूपेशन से वकील जज होते हैं। एंड जो दूसरा पर्सन होता दामरी, जो उनके यहाँ 24 आवर का वर्क करता हुआ रहता है, यानी 24 घंटे की ड्यूटी करता है राय रतन किशोर जी के यहाँ। तो अब इन्हीं दोनों के बीच में पूरी स्टोरी चलती है। उसके बाद इस स्टोरी को राइट करने वाले तीसरे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो उनके मित्र रहते हैं राय रतन किशोर जी, जो उनके यहाँ जाते हैं और ये सारा दृश्य देखते हैं, सीनरी देखते हैं और इस कहानी के रूप में राइट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें बताते हैं कि प्रेमचंद जी कि ये बताते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं समझ पाता। क्या नहीं समझ पाते? ये लिखते हैं कि जैसे ह्यूमन इंसान जो होता है शेविंग क्यों करता है, या पढ़े लिखे लोग अदूरदर्शी क्यों बन जाते हैं। अदूरदर्शी बन जाने का मतलब यहाँ पे है कि अच्छी सोच नहीं रख पाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी क्यों ऐसा कर जाते हैं। और क्या होता है कि सिर्फ मस्तिष्क में कमजोरी है, इसके अलावा और भी कारण होते हैं इसके, यानी दिमाग की कमजोरी होती है, कुछ और भी होते हैं। ये बता रहे हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। और बताते हैं कि लोग जो है मोस्ट ऑफ द डिग्रियों के पीछे भागते हैं कि उपाधि मिल जाएगी, बड़ी डिग्री मिल जाएगी, तो इसी के पीछे लोग भागते हैं। लेकिन बताएं एट अ प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में हमें क्या किसी ऐसी सरोकार की ज़रूरत है, ऐसी किसी चीज़ों की ज़रूरत है? हमें एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, एक न्यू थिंग्स, जिसे एक हम संस्कृत के लक्षण कह सकते हैं। हमारी इस समाज में, हमारी इस जो हमारी चीज़ें चल रही, इसमें हमारी संस्कृति क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये बताते हैं कि संस्कृत होना, संस्कृत यानी हमारे समाज में पढ़ा लिखा होना, संस्कारी होना, तो ये बताते हैं क्या है उसके लक्षण, क्या संस्कृत के क्या लक्षण हैं। कि बताते हैं क्या पढ़ लिख लेने से या और अच्छा लुकआउट हो जाने से, ठीक है, क्या ये हमारी संस्कृत के लक्षण हैं। लेकिन ये बताते हैं कि हम फिर भी बेवकूफ़ बनते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन ये बताते हैं कि जो होना है संस्कृति, इस पे थोड़ा सा कहते हैं कि ध्यान लगाइए। होता क्या है कि अगर एक छोटा सा बच्चा भी पूछे तो ईजिली हम इसको बता सकते हैं। लेकिन अगर इसको कहते हैं, अगर हम डीप में जाएं, संस्कृत वर्ड क्या है, हमारी कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसको अगर जानने के लिए अगर हम डीप में जाते हैं तो बहुत ही बड़ी चीज़ मालूम होती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कि जैकेट कोट पहनना, हाँ, अच्छे टाई लगा लेना, कोट पहन लेना, ठीक है, या अच्छे होटल में बैठ के खाना खा लेना, चाय पी लेना, क्या ये हमारी संस्कृत का रहस्य है? सिगार पीना, सिगरेट पीना, क्या ये सीक्रेट है हमारी संस्कृत का? लेकिन यदि ऐसा होता तो व्यक्ति को सुसंस्कृत भी कहना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ में ये बता रहे हैं। फिर एक स्टोरी पे ही आते हैं। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं कि इनके एक मित्र थे राय रतन किशोर जी, जो कि इनके बहुत सारे मित्र हैं, उन्हीं में से एक थे जो कि वेल एजुकेटेड थे। अब वेल एजुकेटेड आप समझ सकते हो, अच्छा खासा पढ़े लिखे थे, एक अच्छी खासी पोस्ट पे थे, डिग्री भी थी इनके पास, पोस्ट भी थी, और उसके साथ मतलब काइंड हार्टेड और मतलब उदार चरित्र के माने जाते, यानी अच्छे खासे स्वभाव के थे, और मोटी तनख्वाह इनको मिलती थी, बढ़िया मोटी सैलरी भी मिल जाती थी।
जो कि उनकी आय से अधिक थी और उनका खर्चा भी उससे अधिक हुआ करता था। यानी जितनी सैलरी आती थी, एक तो अच्छी खासी सैलरी आती थी, उससे ज़्यादा इनका एक्सपेंस हुआ करता था। लेकिन उसका ये बताते हैं कि एक चौथाई का मतलब 1/4 आप समझ सकते हो कि ये अपने होम एक्सपेंस पे लगा देते थे। घर बड़ा था उस पे लगा देते थे और मोस्ट ऑफ द परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। और एक चीज़ ये इनके अंदर थी कि रिश्वत लेते नहीं थे, ना ही रिश्वत लेने या देने जैसा कुछ काम करते थे, है ना। एक दिन क्या होता है स्टोरी में कि जब मुंशी प्रेमचंद जी उनके यहाँ जाते हैं किसी काम से, तो वो देखते हैं कि जो उनका माली दामरी था यह उसे डांट रहे होते हैं। कौन डांट रहा होता है? राय रतन किशोर जी। ये उस पर्सन को, जो इनके यहाँ वर्कर था, माली था, उसको डांट रहे होते हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि यह इनके यहाँ 24 आवर की ड्यूटी करता था और वह पिछले रात घर चला गया था और घर से वापस नहीं आ सका। वो घर सिर्फ खाना खाने के लिए जाता था, या तो खाना लेके आता था, इनके यहाँ खाता था। इट मीन्स अटा फुली 24 आवर की ड्यूटी करता था। तो यह रात में घर चला गया था, किन्हीं कारणों से वापस नहीं आ सका। तो राय रतन किशोर जी उसे काफ़ी स्कोल्डिंग कर रहे थे, उसे डांट रहे थे। तो ऐसा करते हुए इन्होंने देखा, कह रहे थे कि तुम जब तुम्हारी 24 घंटे की ड्यूटी है तो तुम रात में क्यों नहीं आए, और इसके लिए तुम्हारा वेतन कट कर लेंगे हम। इट मीन्स डांट रहे थे, कह रहे थे कि हम आपका वेतन भी कट कर लेंगे, ठीक है। और दामरी कह रहा था कि श्रीमान जी, इट मीन्स जो भी महोदय, सर, श्रीमान जी लगा के वो कह रहा था कि मेरे घर पे कोई पर्सन आ गया था, अनवांटेड गेस्ट आ गए थे, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन राय रतन किशोर जी उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, सिर्फ 2 रुपये की फ़ाइन लगा करके, यानी 2 रुपये उनकी सैलरी से कट करेंगे। एक चीज़ और बता दी, ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है। उस टाइम 1 रुपये या 2 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। तो उस टाइम बता रहे हैं कि राय रतन किशोर जी उसकी सैलरी से 2 रुपये कट करने के लिए कह देते हैं कि मैं इतना कट करके, इतनी फ़ाइन लगा करके आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, अगली बार और भी नुकसान आपको होगा। फिर क्या होता है कि अब वही चीज़, उसे 2 रुपये का फ़ाइन लगा दिया जाता है। अब वह यहाँ पे उसकी सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, चतुराई की। अगर कोई चालाक पर्सन होता तो शायद रात में ही आकर अपने फिर क्वार्टर में रह जाता। इनको राय रतन किशोर जी को पता भी नहीं चलता। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है गलती कहाँ पे है, कमियाँ कैसी हैं कि एक व्यक्ति जहाँ पे राय रतन किशोर जी अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं, गाड़ी से ट्रैवलिंग करते हैं, उसका भी अलग से एक्सपेंस लेते हैं गवर्नमेंट से, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन जो कि दामरी है, माली है, इनके यहाँ माली का वर्कर करता है, वो एक रात सिर्फ घर से आया नहीं तो उस पर फ़ाइन लगा दिया गया। तो बताते हैं अंतर कहाँ पे, समस्या कहाँ से होती है। तो यहाँ पे सिर्फ बताते हैं कि अगर चालाक होता तो शायद उसे 2 रुपये फ़ाइन नहीं भरना पड़ता, है ना। अब यहाँ पे फिर आगे क्या होता है, ये जो दामरी था इसके पास बहुत ज़्यादा खेती भी नहीं थी, बहुत कम खेत यानी फील्ड जिसमें धान या गेहूँ लगाए बैठाए जाते हैं। तो उसके पास ओनली 6 बिस्वा की ज़मीन थी जिस पे वह खेती किया करता था। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद जी बताते हैं कि करने वाला ओनली 1 पर्सन था एंड खाने वाले कई सारे लोग थे, यानी खाने वाले मौजूद थे वो बहुत थे। इनके कई सारे लड़के थे, बेटियाँ थीं, तो इट मीन्स वाइफ थी, खाने वाले कई लोग थे, बट कमाने वाला सिर्फ 1 पर्सन था। और रीज़न क्या था, इनके जो लड़के थे, अगर वो चाहते तो शहर में जाके कुली का भी वर्क कर सकते थे। लेकिन उस टाइम थिंकिंग जो थी, उनकी मेंटलिटी जो थी, मानसिकता थी कि शहर में जाएंगे कुली का काम, मतलब अगर कोई देखा तो कहेगा ये कुली का वर्क कर रहे हैं। कुली आप लोग समझ रहे होंगे, स्टेशन पे जो होते हैं। अगर आप लोग स्टेशन पे गए होंगे तो आप जो बोझा उठाने के लिए रहते हैं, सामान ढोने के लिए, उसी पर्सन को कुली कहा जाता है। तो वही चीज़ ये लोग नहीं करते हैं कि सोचते हैं कि कौन जाए कुली का काम में करने को। कोई अगर देख लिया तो कहेगा कि इनके पास 6 बिस्वा खेती भी थी लेकिन उसको छोड़ के ये कुली का वर्कआउट करते हैं। इट मीन्स वो लज्जा के मारे, शर्म के मारे नहीं जाते हैं और घर पर ही पड़े रहते हैं अपना, वो सिर्फ उसी खेती में, जो कि बहुत कम है, खाने भर के लिए भी नहीं हो पाता है। और एक अकेला पर्सन जो दामरी होता है, जितने भी इनकम करता है उससे भी अगर कहें सही तरीके से भोजन जो है नहीं जुटा पाता है।
फिर एक दिन राय रतन किशोर जी क्या करते हैं, इसको दामरी को कांपते हुए देखते हैं। इट मीन्स इसे ठंडी लग रही थी, तो जब इसे कांपते हुए देखते हैं तो इससे कहते हैं कि तुम कुछ कपड़े क्यों नहीं बनवा लेते। तो जब दामरी से कहते हैं तो दामरी कहता है कि वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही समस्याओं से जूझते हुए किसी तरह से अपने परिवार का भोजन प्रदान कर पा रहा है, तो यह कैसे कपड़े बनवा पाएगा। तो राय रतन किशोर जी फिर उससे कहते हैं कि आपके पास 2 बैल हैं, इट मीन्स पेयर ऑफ बुल्स हैं, बैल हैं, आप उन्हें भी बेच दीजिए। तो ये उस चीज़ को कहता है कि मैंने आपको कई बार बताया भी है या शायद नहीं भी बताया, तो बैल जो हमारी वो प्राथमिकता, उन्हीं की मदद से ही शायद मैं अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं से मैनेज भोजन का कर पाता हूँ। और दूसरी चीज़ ये, अगर मैं अपने बैलों को बेच दूंगा, इट मीन्स उस समय बैल बेचते यानी बड़ी बेइज्जती या शर्मिंदगी आप कह सकते हैं होती थी, कि ये कहते हैं कि अगर मैं बैलों को बेच दूंगा तो अपने गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, या और जो मेरी बेटी उससे शादी कौन करेगा। इट मीन्स गांव में बड़ी लाइक उस टाइम क्या था कि बड़ी बेइज्जती हो जाती थी, लाइक अभी आज के समय में भी तो ऐसा नहीं है, बट ये पहले ऐसा होता था। तो बता रहे हैं मैं कैसे बेच दूं। पहली चीज़ तो गांव में मैं किसे मुंह दिखाऊंगा कि उन्होंने बैल ही बेच दिया अपना, इतनी गरीबी आ गई थी, तो ये नहीं बताना चाहते थे। और दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि मेरी बेटी जो है उससे शादी कौन करेगा अगर मैं अपने बैलों को बेच दूंगा तो। ठीक है। अब राय साहब लाइक थोड़ा अपने लहजे में कहते हैं, तुम लोग मूर्ख हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे विचार आते हैं, इतने गिरे जो थिंकिंग है आप लोगों की। ठीक है, बेवकूफ़ हो, मतलब ऐसा राय रतन किशोर जी कहते हैं। अब मुंशी जी रहते हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अब उनसे कहते हैं ऐसे पागलपन का उपाय क्या है बताइए। तो ये बताते हैं कि भाई प्रेमचंद जी कहते हैं देखिए, अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, अपने अपने विचार हैं, अपना अपना आउटलुक है, कोई क्या दिखाना चाहता है, क्या सोच रहा है, यह सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है। अब लेकिन राय रतन किशोर जी कहते हैं देखिए, पहले हमारे यहाँ क्या होता था, मतलब कई बहुत सालों से जन्माष्टमी का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत लोग आते थे खाना खाने के लिए, भंडारा किया जाता था, रिश्ते जो हमारे रिश्तेदार होते थे, रिलेटिव्स, वो आते थे, आसपास के जो गांव वाले होते थे वो आते थे खाना खाने के लिए। हमारे यहाँ गरीबों को वस्त्र दान किए जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। ऐसा राज रतन किशोर जी पहले बताते कि ऐसा पहले हुआ करता था। लेकिन कहते हैं उस साल, जिस साल मेरे पिताजी की डेथ हो गई, द ईयर दैट माई फादर वॉज डेथ, जब इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो इन्होंने ये चीज़ एकदम से बंद कर दिया कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते थे इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया। और जबकि लोगों ने कहा भी कि ये नास्तिक हो गए। पहले नास्तिक आप लोग समझ रहे होंगे, जो भगवान में आस्था नहीं रखता, जो भगवान में बिलीव नहीं करता, दैट इज़ कॉल्ड नास्तिक। तो ये लोगों ने ये भी कहा कि नास्तिक हो गए हैं, क्योंकि पहले इनके यहाँ होता था। लेकिन ये बताते हैं किसे परवाह, लोग कहते हैं कहने दीजिए, मुझे लोगों से थोड़ी चलना है। इट मीन्स ये अपनी बात बताते हैं उस दामरी की बातों को सुन के। जब वो कहता है कि मुझे बैल नहीं बेचने हैं, या बैल बेच दूंगा तो परिवार का या गांव में कैसे किसको मुंह दिखाऊंगे, बेटी शादी कौन करेगा, उस बात को लेके हुए कहते हैं भाई करने में क्या है, मैंने इतना चीज़ें होती थी लेकिन मैंने सब बंद कर दिया। जब जिस साल पिताजी की डेथ हुई उस साल से मैंने सब कुछ बंद कर दिया। और उसके बाद से क्या है, लोगों ने जबकि भला बुरा भी कहा, नास्तिक हो गए, ऐसा भी लोगों ने कहा, लेकिन मुझे किसी से क्या ना। या पहले क्या होता था, जब हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में आसपास किसी के यहाँ लड़कियों की शादियाँ होती तो हमारे यहाँ से लकड़ियाँ देनी पड़ती थी। मीन्स खाना बनाने के लिए पहले गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, तो लकड़ियों से ही भोजन बनाया जाता था। तो बताते थे कि हमारे यहाँ से लकड़ियाँ जाती थी, मैंने उसे भी बंद करवा दी, परंपरा ही बंद कर दी, है ना। तो ये चीज़ें हमारी बच गई, लेकिन अब था तो ये बेतुकापन ही, तो इस पे मैंने सारी चीज़ें बंद करवा दी। ठीक है। और उसके बाद बताते हैं कि ऊपर से अपना जेब खर्चा हुआ ही करता था, लेकिन बता रहे हैं कि हर महीने लगभग 500 रुपये मैं इससे बचा लिया करता था। हर महीने काफ़ी पैसे बचाते थे। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो होती, शादियाँ हो गई तो लकड़ियाँ देनी हैं,
कपड़े देने हैं, जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ तब भी लोगों को बांटने हैं कपड़े, पैसे, या और जो भी रिलेटिव्स फीस्ट करने आते हैं, भंडारा खाने के लिए आते हैं, लाइक वो एक मतलब अलग ही एक्सपेंस इनका होता है। तो बताते हैं अब मैं काफ़ी पैसे बचाने लगा था इससे। अब प्रेमचंद जी यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे दो पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही हैं। द फर्स्ट पर्सन दामरी, जो कि अपने मान सम्मान के लिए अपने बैलों को नहीं बेच रहा है। दूसरा पर्सन सिर्फ पैसे बचाने के लिए, यानी राय रतन किशोर जी, जो कि पैसे बचाने के लिए इन्होंने अपने जो ख़ानदानी चलती आ रही थी परंपरा इनके यहाँ जन्माष्टमी का प्रोग्राम सेलिब्रेट करने की, उसको बंद करवा दिया। गांव में जब भी कभी शादियां होती थी जिनके यहाँ से लकड़ियां जाती थी, इन्होंने उसको बंद करवा दिया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बंद करवा दी सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। और दूसरी तरफ दामरी था जो कि अपने सिर्फ मान सम्मान के लिए बैलों को नहीं बेच पा रहा था। तो ये प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में यानी सुसंस्कृत कौन है। एक तो अपना जीवन बलिदान कर दिया अपने परिवार के लिए, इट मीन्स बैलों को भी नहीं बेच रहा है। और दूसरा राय रतन किशोर जी, जो कि अमीर भी हैं, काफ़ी अमीर हैं, अच्छी खासी सैलरी टेक कर रहे हैं बाय गवर्नमेंट, लेकिन बता रहा दोनों में सुसंस्कृत कौन है, अच्छा कौन है, ये आपको समझना है। अच्छा, इसके बाद एक इंसिडेंट फिर होता है, ठीक है। अब इन्होंने बता दिए दो पर्सनालिटी हैं, दोनों में से सभ्य कौन है, ठीक है, कल्चर्ड कौन है, तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अब इसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा आता है जो कि अब इसी की बेसिस पे पूरी स्टोरी चलने वाली है। ये इंसिडेंट होता है एक बार, एक गांव का ही, इनके नगर का ही एक पर्सन रहता है जो कि किसी के हत्या करने के जुर्म में, इट मीन्स उस पर्सन ने किसी एक दूसरे व्यक्ति का खून कर दिया होता है, ठीक है। तो उसने खून कर दिया होता है और उसे पुलिस जो है पकड़ के लेके जाती है, गिरफ्तार करके। अब उसके फैमिली वाले, उसके फ्रेंड्स, सारे लोग कोशिश करते हैं उसकी ज़मानत यानी बेल करवाने की, लेकिन फ़िलहाल बहुत सारी सिफारिशें होती लेकिन नहीं हो पाती हैं। और यहाँ तक कि इनके पास भी, चूँकि ये तो बड़ी पोस्ट पे थे ही, अधिकारी ही थे, और अधिकारी का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये कोर्ट में जज थे ना। तो इनके पास भी कई सारी सिफारिशें आई, फूल मालाएँ भेजी गई कि साहब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए और उसे बेल दे दीजिए, लेकिन ये स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि ये ना सुनते थे, ठीक है, ना ही रिश्वत लेते थे, ना ही देने जैसा काम करते थे, यानी काम के मामले में, इस मामले में सही थे। तो फिर इन्होंने वो नेगलेक्ट कर दिया, मतलब नहीं एक्सेप्ट किया। अब जब कुछ काम नहीं हुआ तो जो उस अमीर व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति की हत्या की थी, वो आर्थिक स्थिति से काफ़ी संपन्न था, इट मीन्स काफ़ी अमीर था। तो जब कोई रास्ता नहीं बचा, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उसकी जो वाइफ थी, ये राय रतन किशोर जी की वाइफ से मिलने के लिए प्लानिंग करती हैं कि अब इनसे मिलने पे कुछ नहीं हो रहा तो इनकी वाइफ से मिला जाए, हो सकता है कुछ व्यवस्था हो जाए और इन्हें छोड़ दिया जाए। काफ़ी रात हो चुकी होती, रात के लगभग 10 बज रहे होते हैं। दो लेडीज़ आपस में बातचीत कर रही होती हैं और बातचीत करते करते मैटर जो था 20,000 रुपीज़ पर जाके फाइनल होता है। कितना? 20,000 रुपीज़। जहाँ पे 1 रुपये 2 रुपये ही उस टाइम एनफ हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, वहाँ मामला 20,000 पे जाके फाइनल हुआ। और ये फाइनल हो रहा उस व्यक्ति की औरत, उस वक्त की वाइफ जिसने खून किया था, और दूसरी औरत थी राय रतन किशोर जी की पत्नी, ठीक है। ये 20,000 पे फाइनल हुआ। अब इनकी जो वाइफ थी, सुन के एक बार 20,000 का अमाउंट फ्री में मिल जाएगा ना, तो ये सुन के इनको अपने कानों पे ही खुद यकीन नहीं होता। तो ये जाती हैं राय रतन किशोर जी से, कहती हैं कि मैंने पैसे ले लिए हैं, अब आपको काम करना होगा, मैंने तो ले लिए हैं। इट मीन्स जबकि वो मना कर रहे होते हैं, अब वो जबकि गुस्सा हो जाते, कहते हैं कि बेवकूफ़ मत बनो, पैसा मत लो किसी से, क्या ज़रूरत है मतलब गलत तरीके से पैसा लेने की। अब वो गलत है तो गलत है, तो लेकिन फिर भी ये इनकी वाइफ कहती नहीं मैंने ले लिया है। तो कहते नहीं, उसको समझा दो, कह दो ऐसा नहीं हो पाएगा और अपना पैसा ले अपने घर जाए, जो गलत है उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन इनकी वाइफ कहती नहीं, देखिए मैंने बहुत समझाया, मैं रोते रोते मेरे पैरों में गिर, इट मीन्स बहुत सारी चीज़ें बता के कहती नहीं मैंने पैसा ले लिया, अब आपको इनका काम करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कहते हैं कि देखिए मान मर्यादा की भी बात है यहाँ पे,
कि लाइक एक गलत तरीके से काम करना पड़ेगा। एक ऐसा पर्सन जिसने किसी की हत्या की, जिसने किसी का खून किया, उसके लिए भी अब इन्हें गलत करना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं, ये गलत होगा। इट मीन्स इनकी जो मान मर्यादा, जो प्रतिष्ठा सम्मान है, उसके खिलाफ होगा। लेकिन इनकी वाइफ जो एक नहीं सुनती पैसा पाने के बाद, कहती नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैंने जबकि उस औरत से कहा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं, बहुत रो रही, गिड़गिड़ा रही। इट मीन्स अपने शब्दों में बहुत कुछ बना के बताती हैं। तो अब फाइनली होता क्या है, ये भी मजबूर हो जाते हैं, कहते चलिए ठीक है। और एक बार फिर अपनी पत्नी से कहते देखिए अगर हो सके तो उसका पैसा उसे वापस कर दीजिए। लेकिन वो कहती नहीं, मैंने उसे पैसे ले लिए हैं। और पैसे की क्वालिटी क्या बताती है इनकी वाइफ, देखिए सारे एकदम बैंक के ओरिजिनल करेंसी है ना, और मैंने इसे ले जाके रख दिया है अपने, जो भी इसका जहाँ पे अमाउंट वगैरह रखती है पैसे, बताती मैंने इसे वहाँ पे ले जाके रख दिया, सारे एकदम ओरिजिनल करेंसी हैं, कड़ी कड़ी नोट हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, तो लेकिन ये कई बार बताने के बावजूद भी उसे उनकी वाइफ नहीं मानती है और कहती नहीं आपको करना पड़ेगा। तो अब ये भी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं चलिए ठीक है, अब भाई ले लिए हो तो आपकी बात है, चलिए एक बार कर देते हैं। अब अच्छा बोल के ठीक है, अब कहते हैं विचार करेंगे, जो अच्छा हो सकता है वो मैं करूँगा, ठीक है। अब वो फिर वहाँ पे कहानी ख़त्म। फिर आगे फिर क्या होता है, अब उसका जो प्रस्ताव आता है, इट मीन्स एप्लीकेशन आता है इनके पास, तो अब चूँकि ऑलरेडी पैसे उससे ले चुके हैं तो मना कर नहीं सकते, ठीक है। अब ये वही सोचते हैं कि अपनी वाइफ की मूर्खता के कारण, बेवकूफ़ी की वजह से मुझे करना पड़ रहा है, नहीं तो मैंने बार बार कहा था उसे पैसे लौटा दीजिए, लेकिन नहीं मानी, अब तो मुझे गलत करना ही पड़ेगा। अच्छा, इधर तो ये स्टोरी चल रही होती है। उधर जो दामरी होता है, ये राय रतन किशोर जी के यहाँ खेत में काम करते करते काफ़ी वर्क करता है। सीज़न चल रहा होता है फसल कटाई का, तो काफ़ी वर्क करता है। और फिर अपने घर पे भी जो इसके यहाँ 6 बिस्वा ज़मीन थी, 6 बिस्वा ज़मीन, उस पे वर्कआउट करने के लिए इनके यहाँ से छुट्टी लेता है और अपने घर जाता है, ठीक है। तो दोनों स्टोरी साथ में चल रही हैं। इधर ये उसे पैसे लेते हैं उसका वर्कआउट करने के लिए, और इधर दामरी जो होता है अपने खेत में काम करने के लिए इनके यहाँ से छुट्टी लेके अपने घर पे गया हुआ होता है। घर पहुँचने पे देखता है कि एक तो इसके पास खाने के लिए अनाज नहीं थे, इसके जानवर भी भूखे थे, और इसे जो मासिक इनकम मिलती, जो सैलरी इसकी आती थी, वो भी अभी आने में लंबा समय बाकी था। इट मीन्स मिला जुला कि इसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अब ये जैसे घर पहुंचता है, इसके जो बैल होते हैं दोनों, इसे देखते ही, अब जानवरों की आदत होती है पूंछ हिलाने लगते हैं, आप आवाज़ करने लगते हैं। तो जैसे इसे देखते हैं, अब मुंह से गूं गूं की आवाज़ करने लगते हैं और पूंछ हिलाने लगते हैं। और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भोजन नहीं मिला था, तो मतलब एक उम्मीद उनको भी जग जाती है, ये उनके पास जाते हैं। अब ये स्टोरी देखिए यहाँ पे इतनी मतलब ऐसी दर्दनाक है, काफ़ी हर्टेड है कि भूखे हुए होते हैं वो लोग, इतने भूखे कि अपने मालिक को देख के, लाइक जानवरों की आदत होती है, उनके हाथों को चाटना शुरू कर देते हैं, ये दिखाना कि हम भी भूखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसका जो दामरी होता है उसका दिल पिघल जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि बेचारा करे क्या। अब वो अपने आप में जैसे एक युद्ध कर रहा होता है कि मैं क्या करूँ। इट मीन्स अभी सैलरी आने में टाइम है, घर पे अनाज नहीं है, तो क्या करो। वो भी ऐसी स्थिति में आप होते तो क्या करते, सोचिए। मतलब एक ऐसी भंवर में फंस गया है कि अब करे क्या ना। अब वो सोचने लगता है कि इवन उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, रोने भी लगता है कि ऐसी स्थितियां हैं, ऊपर वाला ऐसे ऐसे दिन दिखा रहा है। मतलब अपने से ही सोचता है ये सारी चीज़ें। कि उसके बाद क्या करता है, ये सोचता है कि चलिए ठीक है, कोशिश करके अगले दिन कुछ मैनेज कर लूँगा। लेकिन रात में बिस्तर पे पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि उसके जानवर भूखे थे, परेशान थे, इवन उसका हाथ चाट रहे थे। और तो ये भी सोचता है कि नहीं, अब कल का मैं वेट नहीं कर सकता। यह घर में से एक हंसिया उठाता है और एक रखने के लिए, कोई सामान रखने के लिए एक दूसरा बड़ा सा थैला लेता है। एक हंसिया और एक थैला लेके निकल जाता है खेत के लिए, कि जानवरों के अनाज जो चारा खाते उसके लिए कुछ इन्हें मिल जाएगा, तो मैं रात को कहीं से इकट्ठा करके लाऊंगा और इन्हें दे दूंगा और ये खा लेंगे, जो इनकी भूख है वो ख़त्म हो जाएगी। जब निकल पड़ता है तो एक
वहाँ पे कुछ बाजरा या जौ बोए हुए रहते हैं, तो उसके खेत में जाता है। लेकिन अब वो इसे करने से एक बार डरता भी है। इट मीन्स इवन आप कह सकते हो कि चोरी भी कह सकते हो कि, लेकिन चोरी का मतलब ये किसी का पेट भरने के लिए कर रहा था। तो सोचता है, मतलब वहाँ जाने से पहले एक बार कई बार सोचता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, रहने दूँ। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, मतलब मैं चोरी किसी चीज़ की गलत के लिए तो कर नहीं रहा हूँ। मेरे जानवर भूखे हैं, आज किसी तरह से चले, कल या फिर मैं व्यवस्था कर दूँगा। तो फिर ये सोचता है, लेकिन फिर वही सोचता है कि बैल भूखे हैं, क्या करूं। मतलब वहाँ भी काफ़ी थिंकिंग में परेशान रहता है। तो फिर सोचता है कि चलिए ठीक है, थोड़ा सा अनाज किसी के खेत में से ले लेने से कोई दंड थोड़ी देगा, कोई परेशान थोड़ी करेगा, मारेगा थोड़ी कोई, चलो कट ही कर लेते हैं। अब वहाँ से थोड़ा सा अनाज जो है कट कर लेता है, और जैसे ही लेके मैदान मतलब खेत से बाहर निकलता है, फिर एक सीन वहाँ पे, एक इवेंट, एक घटना होती है, एक इंसिडेंट होता है वहाँ पे। दो पुलिस के कर्मचारी उस रास्ते से जा रहे होते हैं, जो कि एक गांव में ही जा रहे होते हैं, जो जुए का अड्डा होता है वहाँ गांव में, वहाँ पे छापा मारने के लिए। इट मीन्स वहाँ पे लोगों को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तो जो बनिया होता है गांव में, उसकी दुकान की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन ये भी उसी समय रास्ते में दिख जाता है। अब ये एक तरफ तो बैग लिया, मतलब अपने एक बड़ा सा झोला लिए रहता है, और रात काफ़ी हो चुकी होती है, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या किया, इसको ललकारा, इट मीन्स आवाज़ लगाए। अब दामरी थोड़ा घबरा जाता है। अब सोचता है शायद इन लोगों को सच का पता चल गया कि मैंने चोरी की है। लेकिन जबकि वास्तविकता में कोई किसान अपने छोटे से अनाज के लिए कोई किसी को डांटता या मारता नहीं है। लेकिन अब ये तो, अब चूँकि चोरी किया था फर्स्ट टाइम, अब यह अपने शब्दों को लड़खड़ाने लगता है। मतलब कुछ कह नहीं पाता है कि मैंने क्या किया है। मैंने बस कहता है कि मैंने थोड़ा सा ही काटा, लेकिन मेरे बैल जो है भूखे हैं, इतना ही कह पाता है। लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। कहता नहीं, ये चोर है, इसने चोरी की है, किसका खेत है ये। तो दामरी बताता है बलदेव महतो, एक पर्सन होता है जिसका वो खेत होता है, उसका नाम होता है बलदेव महतो। तो बताता है ये बलदेव महतो का खेत है, और मैंने बस, मेरे जानवर भूखे थे, मैं उनके लिए बस थोड़ा सा अनाज लिया हूँ। लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं इसकी बात को, और कहते हैं नहीं, तुमने चोरी की है और तुम्हें सज़ा मिलेगी। और ये सोचते हैं कि इससे भी कुछ पैसा ले लेंगे, और इवन मतलब जैसे होता क्या है, रिश्वत के तौर पे, घूस के तौर पे, कि इससे भी कुछ पैसा ले लेंगे, उससे हम लोग का काम चल जाएगा। लेकिन दामरी तो इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो ये पैसे कहाँ से दे पाता है। इट मीन्स वह नहीं दे पाता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं इसे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, इसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। जबकि एक मामूली सा काम किया था जिसके लिए कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन उसके लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं पुलिस वाले। इसके खिलाफ FIR करते हैं, और उसे फिर अगले दिन, इट मीन्स जो राय रतन किशोर जी थे, चूँकि वो जज थे, तो इसे उनके सामने पेश किया जाता है ना। अब चूँकि एक बार यह लेट आया था, तो इसे 2 रुपये का फाइन राज रतन किशोर जी ने लगाया हुआ था। अब इसे उनके सामने जब पेश किया जाता, तो दामरी को कटघरे में देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं गुस्से से, और बहुत ही अपने आप को महसूस करते हैं। और अब ये सोचते हैं कि लोगों को होगा कि राय रतन किशोर के यहाँ का जो नौकर था वो चोर है। अब चूँकि उन्हीं के यहाँ नौकरी करता था और जज थे, तो इनको लगता है अब लोग क्या सोचेंगे कि मेरे यहाँ जो नौकर वर्क कर रहा था वो चोर है। तो बताइए, मतलब मेरी कितनी बेइज्जती होगी। तो ये उसे पूछते हैं कि तुमने क्या किया है, क्या खोया है, इसमें कैसे क्या हुआ है। तो ये बताते हैं। तो यहाँ पे जो उसके देखते हैं, आप बबूला हो जाते हैं, और उसे लाइक जब सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इवन ये भी सोचते हैं, पहले उसे सज़ा सुनाते हैं 6 मंथ की, 6 महीने की सज़ा भी सुनाते हैं, और कहते हैं सरकारी खर्चे पर तुम रहोगे। और ये कहते हैं कि अगर तुम मेरे नौकर ना होते तो शायद मैं कुछ मतलब इसमें नरमी बरत देता है। इट मीन्स तुम्हारी सज़ा कुछ कम कर देता, लेकिन अगर मैं तुम्हारी सज़ा कम कर दूंगा तो लोग कहेंगे कि जो जज साहब थे उन्होंने अपने नौकर को देख करके, इट मीन्स उसके पक्ष में आगे उसके लिए जो है दंड कम कर दी, इट मीन्स उसे सज़ा कम दी है। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में ऐसी बात करें। तो इन्होंने उसे दंड भी दिया, और बताते हैं कि ये अनकोड़ीय दंड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैं तुम्हें उतना दंड दूंगा,
कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग ऐसा सोचें कि जो रायतन यानी जज साहब जो थे वो अपने नौकर के पक्ष में आ गए, या कहते हैं उन्होंने दामरी को 6 महीने का एक जिसे कहते हैं कठोर दंड की सज़ा सुना दी और उस वहीं पे सज़ा सुनाई। और दूसरा जो पर्सन था जिसकी ज़मानत की अर्जी आई तो जिसने एक व्यक्ति का खून कर दिया था, हत्या कर दी थी एक दूसरे व्यक्ति की, उसकी अर्जी आई थी इनके पास, रिक्वेस्ट आई थी, इन्होंने उसे एक्सेप्ट कर दिया। इट मीन्स उसकी जो ज़मानत की अर्जी आई थी इन्होंने उसे माफ़ कर दिया, इसे छोड़ दिया। एक पर्सन जिसने कुछ नहीं किया था उसे 6 महीने का कठोर दंड दिया और दूसरा पर्सन जिसने एक व्यक्ति का खून किया था उसे इन्होंने छोड़ दिया, ज़मानत की अर्जी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे 2 स्टोरीज़ हैं, दोनों कहानियाँ आपके सामने हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की दोनों कहानियाँ आपने सुनी और दोनों में कहीं ना कहीं से अधिक आश्वस्त हो गए कि संस्कृत धूर्तता का दूसरा नाम मात्र है। जो हमारी संस्कृति है धूर्तता यानी गलत पर्सन या गलतियों का ही एक नाम मात्र है। कोई इंसान गलत है वो अपनी धूर्तता से, अपने पैसों से अच्छा भी बन सकता है, और एक कोई व्यक्ति जो अच्छा होता है उसके अगर पास पैसे नहीं है तो वो गलत हो जाता है। यहाँ दोनों स्टोरीज़ में ही सामने आता है कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा रहता है वो खून भी कर देता है, माफ़ कर दिया जाता है, उसके पास पैसे हैं। और दूसरा पर्सन दामरी जिसके पास पैसे नहीं थे, वह क्योंकि पैसे नहीं थे इसके पास तो इसे क्या कर दिया जाता है, 6 महीने का कठोरतम कारावास, इसमें जेल की सज़ा भी दे दी जाती है। अब वही बता रहे हैं कि हमारे धूर्तता अगर है तो आप यानी समाज में अच्छे इंसान हैं, या हमारे पैसे हमारी धूर्तता ही बता सकता है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। जब तक कोई उन्हें छुपा सकता है, उन्हें अच्छी तरह से ढक सकता है, तब तक वो अच्छा है। और यही एक हमारे संस्कृत का आदमी है जो कि एक सज्जन भी है और एक आदमी भी है। संस्कृत का एक आदमी अगर वो हो गया, यहाँ पे जो पर्सन था जिसने हत्या की थी वो एक संस्कृत सामाजिक आदमी बन गया क्योंकि उसके पास पैसे थे। दूसरा एक सज्जन व्यक्ति था जिसे 6 महीने का बिना गलती के भी सज़ा सुना दी गई। तो अभी ये स्टोरी इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होती है। दोनों में कंक्लूजन नहीं होता है। एक व्यक्ति बिना गलती किए भी 6 महीने की कठोरतम सज़ा जो है झेलता है। दूसरा व्यक्ति जो एक व्यक्ति का खून किए रहता है वह बिना किसी नुकसान के जेल से बाहर आ जाता है, और जबकि एक ही पर्सन दोनों को सज़ा देने वाला होता है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन ये होता है कि क्या ये जो हमारे समाज का, हमारे कल्चर का सीक्रेट रहस्य है, क्या ये वही चीज़ है? क्या ऐसे ही समाज आगे डेवलप करेगा? अच्छा, अगर आप यहाँ पे होते तो आप क्या सोचते या आपकी क्या राय है इस बारे में, आप ज़रूर दीजिएगा। एंड एक ही चीज़, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके बाद वाली वीडियो में जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर को मैं लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए इसको देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर बताइएगा। एंड अगेन वन मोर थिंग, अगर कहीं पे प्रॉब्लम लगे तो यू कैन कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन, मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।